हेलो फ्रेंड्स, कैसे हैं आप सब। वेलकम टू फार्मेसी क्लासेस बाय आरती मैम। तो आज हम करेंगे जो 2019-20 में फार्मास्यूटिकल जूरिस्प्रूडेंस का पेपर आया था EKTU के अंदर, उसके सेक्शन बी का सी क्वेश्चन को सॉल्व करेंगे। इससे पहले के बाकी सारे के सारे लेक्चर्स ऑलरेडी आ चुके हैं, अगर आपने नहीं देखे हैं चैनल पे जाके देख सकते हैं। तो आज हम करेंगे सेक्शन बी का जो सी क्वेश्चन आया था इसको सॉल्व। ये क्वेश्चन था राइट इन डिटेल अबाउट फार्मास्यूटिकल लेजिस्लेशंस। ठीक है, ये भी क्वेश्चन थोड़ा इंपॉर्टेंट ही है। तो सबसे पहले हम देखेंगे लेजिस्लेशन जो होता है इसका मीनिंग क्या होता है, तभी हम समझ पाएंगे कि फार्मास्यूटिकल लेजिस्लेशन का मतलब क्या होता है। ठीक है, तो लेजिस्लेशन जो होते हैं वो बेसिकली लॉ होते हैं। ठीक है, लॉ होते हैं ताकि उन लॉज के अकॉर्डिंग सोशल, इकोनॉमिकल और पॉलिटिकल एस्पेक्ट जो हैं उनको रेगुलेट और कंट्रोल किया जा सके। ठीक है, जैसे इतने सारे लॉज भी बने हैं ना ताकि सोसाइटी में कोई मतलब बुरी चीजें ना हो, है ना, चोरी ना हो, डकैती ना हो या और भी सारी चीजें ना हो, उसके लिए लॉज बने हैं ना, उन्हीं को ही हम बोलते हैं लेजिस्लेशंस। ठीक है, वैसे ही फार्मास्यूटिकल लेजिस्लेशन का मतलब क्या होगा, वो रूल्स या वो लॉज जो फार्मेसी को रेगुलेट करने के लिए, फार्मेसी को कंट्रोल करने के लिए बनाए गए हों, उनको बोलेंगे फार्मास्यूटिकल लेजिस्लेशंस। ठीक है, तो फार्मास्यूटिकल लेजिस्लेशंस जो हैं बेसिकली वो लॉज को हम बोलते हैं जो कि ड्रग्स और मेडिसिन के ऊपर कंट्रोल करते हैं या रेगुलेशन करते हैं ना, क्योंकि अगर ड्रग्स और मेडिसिन के ऊपर अगर कंट्रोल नहीं हुआ तो फिर बहुत ज़्यादा हेल्थ पे इफेक्ट पड़ेगा ना। अगर लोग ऐसे ही दवाइयाँ खाने लग पड़े बिना किसी डॉक्टर के प्रिस्क्रिप्शन के, खुद ही लेने लग पड़े, है ना, तो वो ज़्यादा डोज भी ले सकते हैं, बहुत कम डोज भी ले सकते हैं, और वो मॉर्फिन वगैरह को भी खा सकते हैं, जो नार्कोटिक सब्सटेंस होते हैं उनका मिसयूज भी हो सकता है ना। तो उन सारी के सारी चीज़ों को कंट्रोल करने के लिए ही फार्मास्यूटिकल लेजिस्लेशंस बनाए गए हैं। ठीक है, जो कि दोनों सोशल और इकोनॉमिकल एस्पेक्ट को कंट्रोल करते हैं। ठीक, अब इसके बाद में नेक्स्ट पढ़ेंगे ऑब्जेक्टिव क्या है फार्मास्यूटिकल लेजिस्लेशन के, मतलब इनको बनाया क्यों गया है, क्या इनकी इतनी जरूरत पड़ी। तो जो फार्मास्यूटिकल लेजिस्लेशंस हैं उनको बनाया गया है इंश्योर करने के लिए कि जो भी पेशेंट अपनी मेडिसिन लेके आ रहा है वो क्वालिटी वाली होनी चाहिए। ऐसा नहीं होना चाहिए सब स्टैंडर्ड क्वालिटी की हो, है ना, कोई मिलावट करके दे दे, अडल्ट्रेशन करके दे दे, अच्छी क्वालिटी की मिलनी चाहिए। और जो भी मेडिसिन वो ले रहा है वो टेस्ट करी हुई होनी चाहिए और इवेल्युएट करी हुई होनी चाहिए। ठीक है, सेफ होनी चाहिए, एफिकेसी होनी चाहिए उनके अंदर। एफिकेसी का मतलब कितनी ज्यादा पोटेंट है ड्रग, तो ये सारी की सारी चीजें उसके अंदर होनी चाहिए, मेडिसिन के अंदर जो भी पेशेंट ले रहा है, ताकि जो पेशेंट है वो एक अच्छी मेडिसिन को प्राप्त कर सके। ठीक है, नेक्स्ट जो ऑब्जेक्टिव है वो है फार्मास्यूटिकल लेजिस्लेशंस जो है वो बेसिकली हेल्थ जो है सोसाइटी की उससे एसोसिएटेड है। क्यों है, क्योंकि अगर एक अच्छी ड्रग एक अच्छे प्राइस पे मिलेगी, टेस्टेड मिलेगी, इवेल्युएटेड मिलेगी, है ना, तो पेशेंट की जो हेल्थ है उस पर कोई फर्क नहीं पड़ेगा। वरना तो अगर कोई ज्यादा डोज वाली हो गई या कोई एडल्ट्रेशन वाली मेडिसिन हो गई तो पेशेंट की हेल्थ भी खराब हो सकती है ना। तो बेसिकली ये जितने भी लेजिस्लेशंस हैं, जितने भी लॉज हैं, वो सोसाइटी की हेल्थ को ध्यान में रखते हुए बनाए गए हैं। ठीक, तो इसके बाद में हम नेक्स्ट पढ़ेंगे ओरिजिन जो है फार्मास्यूटिकल लेजिस्लेशन की, वो कहाँ से कब से शुरू हुई। क्योंकि जो भी ड्रग्स हैं, मेडिसिन हैं, वो बहुत पहले तो ऐसा नहीं होता था ना कि एक फार्मासिस्ट ही मेडिसिन को दे सकता है या एक डॉक्टर ही प्रिस्क्राइब करेगा, ऐसा तो नहीं था ना। तो इसकी बेसिकली स्टार्टिंग कहाँ से हुई, जो भी मेडिकल स्टोर्स हैं अभी वो उनकी स्टार्टिंग कहाँ से हुई, या कैसे कैसे मैन्युफैक्चरिंग, सेल, डिस्ट्रीब्यूशन, कैसे कैसे कंट्रोल आया सबके ऊपर, उसको ही हम बोलेंगे ओरिजिन ऑफ फार्मास्यूटिकल लेजिस्लेशन। ठीक है, तो देखिए सबसे पहले 1811 में सबसे पहली केमिस्ट शॉप थी। केमिस्ट शॉप मतलब वही मेडिकल स्टोर जो है वो ओपन करा था मिस्टर बाथगेट ने। ठीक है, और मिस्टर बाथगेट जो है ये इंडिया तब आए थे जब ईस्ट इंडिया कंपनी आई थी ना, तो उसके साथ ही ये आए थे इंडिया। ठीक है, इसके बाद ये 1811 में इन्होंने अपनी कंपनी बना दी थी, लेकिन इनकी कंपनी ने स्टार्ट करी थी मैन्युफैक्चरिंग टिंचर की और स्पिरिट की 1910 में। ठीक है, तो 1810 में ये आ गए, 1811 में सॉरी ये आ गए थे इंडिया, और इन्होंने क्या स्टार्ट कर दिया था, केमिस्ट शॉप स्टार्ट कर दी थी। ये सिर्फ वहां पर बेचते थे, ठीक है, मेडिसिन वगैरह को बेचते थे, लेकिन 1910 में इनकी जो कंपनी थी उसने मैन्युफैक्चरिंग भी स्टार्ट कर दिया ना, यानी बनाना भी स्टार्ट कर दिया। उसके बाद में अब हम नेक्स्ट पढ़ेंगे कि इनका ये इतना ही था कि इन्होंने कब सेल का यानी कि मेडिकल स्टोर या केमिस्ट शॉप खोला और तब इन्होंने मैन्युफैक्चरिंग स्टार्ट करी। नेक्स्ट हम पढ़ेंगे एक और इंसान थे जिनका नाम था स्मिथ
स्टेन स्ट्रीट, तो इन्होंने 1821 में, देखो याद करना ना इजी, इतनी कोई वो बात नहीं है, ये 1811 है और ये कितना है, ये है 1821, ठीक है। तो ऐसे याद रख लेना, फर्स्ट जो आए थे बथगेट उन्होंने 1811 में, 10 साल बाद स्मिथ स्टेन स्ट्रीट ने यानी 1821 में, ठीक है। इन्होंने भी स्टार्ट करी थी एक एपोथेकेरी शॉप और इन्होंने भी मैन्युफैक्चरिंग स्टार्ट कर दी थी 1918 में, ठीक है। तो 1811 में किसने, बाथगेट ने मेडिकल शॉप खोली और इन्होंने 1910 में मेडिसिन को बनाना भी स्टार्ट कर दिया, यानी मैन्युफैक्चरिंग भी स्टार्ट कर दी। इसके बाद में जो स्टेन स्ट्रीट है, स्मिथ स्टेन स्ट्रीट, इन्होंने 1821 में शॉप खोली, ठीक है, स्टेन स्मिथ ने, ऐसे करके लिख लेना डबल एस ने, है ना। और इन्होंने जो मैन्युफैक्चरिंग है वो स्टार्ट कर दी 1918 में, तो ऐसे करके याद रख लेना, ठीक है। इसके बाद में 1901 में, देखिए यहाँ पर ये जो हमने 4 पॉइंट पढ़े हैं, ये हमने किसके बारे में पढ़े हैं, जो फॉरेन से आए थे लोग उनके बारे में पढ़े हैं। अब हमारे यहाँ पे इंडिया के किस बंदे ने सबसे पहले फार्मास्यूटिकल वर्क करना स्टार्ट करा, अब हम उसके बारे में पढ़ेंगे। तो 1901 में बंगाल केमिस्ट एंड फार्मास्यूटिकल वर्क करके एक छोटी सी फैक्ट्री खुली, ठीक है, कलकत्ता में, जिसको किसने खोला था, आचार्य पीसी रे ने। इसीलिए जब भी कभी कभी क्वेश्चन आ जाते हैं जो कॉम्पिटिटिव एग्जाम होते हैं उनमें कि इंडिया के अंदर किसने सबसे फर्स्ट मेडिकल शॉप खोली, इंडिया के ही पर्सन है, तो वहां पर पीसी रे हो जाता है करेक्ट ऑप्शन। लेकिन अगर ऐसे हो कि हमारे इंडिया में सबसे पहली कौन सी खुली थी, तो बाथगेट हो जाते हैं करेक्ट, है ना। इंडिया के पीसी रे थे लेकिन बाहर के देखा जाए तो बाथगेट थे। इसके बाद में 1903 के अंदर जो प्रोफेसर टीके गज्जर थे उन्होंने भी एक छोटी सी फैक्ट्री खोली, कहां पर, बरेल में, और इन्होंने डेवलपमेंट भी किया फार्मास्यूटिकल यूनिट्स का, एलेम्बिक केमिकल वर्क्स लिमिटेड एट बरोडा, ठीक है। इसके बाद में ये जो यूनिट्स हैं ये सफिशिएंट नहीं थी फुलफिल करने के लिए, मतलब जितनी लोगों को चाहिए थी दवाइयां उतनी ये प्रोवाइड नहीं कर पा रहे थे, इसीलिए बहुत सारी मेडिसिन जो है ना वो बाहर से इंपोर्ट हो रही थी, जैसे कि यूके से, फ्रांस से या जर्मनी से, यहाँ से बहुत सारी ड्रग्स इंपोर्ट हो रही थी इंडिया के अंदर, ठीक है। अब ये जो डिमांड है ये जब फर्स्ट वर्ल्ड वॉर हुआ था तब और ज्यादा बढ़ गई। क्यों बढ़ गई, क्योंकि तब वर्ल्ड वॉर हो रहा था, लोगों को और ज्यादा उनके मतलब मार रहे काट रहे थे एक दूसरे को, तो और ज्यादा दवाइयों की जरूरत पड़ रही थी, है ना। तो वहां पर ये जो नीड है वो बहुत ज्यादा बढ़ गई थी। अब जो डिमांड है इंडिजिनस ड्रग्स की वो भी इंप्रूव हो गई, क्योंकि बाहर से इतनी तो मेडिसिन आ नहीं सकती, तो इसीलिए इंडिया के अंदर से ही लोग ये बोलने लगे भाई कैसे भी दो हमें मेडिसिन चाहिए, है ना। अब जब कैसे भी दो मेडिसिन चाहिए तो जो सामने वाले बंदे हैं वो तो फायदा उठाएंगे ना, वो क्या कर रहे हैं फिर, कोई कैसी भी दवाई जो इंफीरियर भी है, सबस्टैंडर्ड भी है, मिलावटी भी है, हर तरह की दवाई, चाहे वो हार्मफुल है पेशेंट के लिए, है ना, या यूजफुल है, उससे मतलब नहीं है उन्हें, बस ये सामने वाला बंदा मेरे से मेडिसिन मांग रहा है, मैंने देनी है, जैसे भी दूं मैं, है ना। तो जो इंडियन मार्केट है उसमें बाढ़ की तरह आ गई थी इंफीरियर यानी घटिया दवाइयों की, सबस्टैंडर्ड मिलावटी दवाइयों की और हार्मफुल ड्रग्स की, ठीक है। ये सारी की सारी दवाइयां धड़ल्ले से बिक रही थी, है ना। अब जब धड़ल्ले से बिक रही थी तो ऐसे तो नहीं चलेगा ना, और जब ऐसे नहीं चलेगा तो क्या हुआ, फिर आई ड्रग इंक्वायरी कमेटी, ठीक है। ये इंडियन गवर्नमेंट ने 1931 में ड्रग इंक्वायरी कमेटी को अपॉइंट किया। क्यों किया, क्योंकि अभी जो मैं पीछे बता रही थी सारी चीजें कि इतनी सारी मेडिसिन ऐसे ही बिक रही थी धड़ल्ले से, क्योंकि उनके ऊपर कोई कंट्रोल नहीं था, कुछ नहीं था, इसीलिए गवर्नमेंट ने सोचा कि ऐसे तो नहीं चलेगा, लोग मेडिसिन खा रहे हैं ठीक होने के लिए पर वो और ज्यादा बीमार होते जा रहे हैं, है ना, तो ऐसे कैसे चलेगा। तो इसीलिए गवर्नमेंट ने एक ड्रग इंक्वायरी कमेटी अपॉइंट करी। ये जो कमेटी थी इसके चेयरमैन कौन थे, आर.एन. चोपड़ा। आर.एन. चोपड़ा इसके चेयरमैन थे, इसीलिए इसको चोपड़ा कमेटी भी बोलते हैं, है ना। इसको क्या बोलते हैं, चोपड़ा कमेटी भी बोलते हैं। ये जो ड्रग इंक्वायरी कमेटी थी, ठीक है, जैसे यहाँ पर लिख रहा है ऑल्सो कॉल्ड एज डीईसी, मतलब ड्रग इंक्वायरी कमेटी या फिर चोपड़ा कमेटी। इसके बाद ये जो कमेटी है इससे बोला गया कि आप लोगों को ना इंक्वायरीज ढूंढ के लानी है, कि सारी के सारी चीजें बतानी है हमको, एक रिपोर्ट तैयार करो जिसके अंदर बताना है कि क्या क्या होना चाहिए, मतलब किस किस की जरूरत है अभी, और उसके लिए क्या क्या रिकमेंडेशंस होने चाहिए, क्या क्या सुझाव हो सकते हैं, उसके लिए हमें क्या क्या करना चाहिए, है ना, जिसके कि कंट्रोल हो सके मैन्युफैक्चरिंग पे भी, इंपोर्ट पे भी, डिस्ट्रीब्यूशन पे भी और सेल पर भी, ठीक है, सब पर कंट्रोल हो सके, ऐसी हमें एक रिपोर्ट बना के तैयार करो। अब ये जो रिकमेंडेशंस थी ड्रग इंक्वायरी कमेटी की,
वो क्या क्या थी, मतलब ड्रग इंक्वायरी कमेटी जो थी इसके अंदर जो भी लोग थे RN चोपड़ा के अंडर, उन लोगों ने जो रिपोर्ट तैयार करी थी उसमें उन लोगों ने गवर्नमेंट से क्या क्या बोला था कि क्या क्या चीजें होनी चाहिए इंडिया के अंदर, है ना। तो वो बेसिकली 90 रिकमेंडेशंस थी, मतलब 19 ऐसी चीज थी जो इन्होंने बोली थी कि होनी चाहिए इंडिया के अंदर, तभी कंट्रोल हो सकता है। इन्होंने ये जो रिपोर्ट थी ये सबमिट कर दी थी, ठीक है। अभी इसमें जो इंपॉर्टेंट रिकमेंडेशंस थे वो क्या क्या थे उनके बारे में पढ़ेंगे। सबसे पहले तो इन्होंने बोला था कि एक सेंट्रल फार्मेसी काउंसिल और स्टेट फार्मेसी काउंसिल बननी चाहिए, ठीक है, उसके बिना कुछ नहीं हो सकता। सबसे पहले तो ये दो चीजें बनाओ, उसके बाद में यही एजुकेशन रेगुलेशन और जो प्रोफेशनल्स हैं यानी जो फार्मासिस्ट वगैरह हैं वो ये सारी की सारी चीज़ों को कंट्रोल करेंगे, एजुकेशन को भी, और जो भी फार्मासिस्ट बन रहे हैं वो कैसे कैसे क्या क्या काम करें वो सारी की सारी चीज़ों को कंट्रोल करेंगे, ठीक है। इसके बाद ये जो काउंसिल है इसको ये भी बोला गया कि जो भी काउंसिल बनाई जाएंगी वो रजिस्टर भी मेंटेन करेंगे फार्मासिस्ट का, ठीक है, जिसमें फार्मासिस्ट का नाम होगा और उनका एड्रेस होगा। इसके बाद में इन्होंने बोला कि एक और चीज होनी चाहिए कि ड्रग कंट्रोल मशीनरी भी होनी चाहिए, नहीं डिपार्टमेंट भी होनी चाहिए। जैसे अलग अलग डिपार्टमेंट होते हैं ना, नार्कोटिक डिपार्टमेंट होता है, एक कोई दूसरा डिपार्टमेंट होता है ना, एक्साइज डिपार्टमेंट होता है। तो इन्होंने बोला ऐसे ही अलग अलग डिपार्टमेंट होने चाहिए जिसकी वजह से ड्रग जो भी इंपोर्ट हो रहा है या इवन इंडिया के अंदर भी सेल हो रहा है उसके ऊपर अच्छे से कंट्रोल हो सके, ठीक है। सेंटर एंड ब्रांचेस इन ऑल स्टेट, है ना, कि सेंटर में भी होना चाहिए और स्टेट में उनके ब्रांचेस भी होने चाहिए हर स्टेट में, है ना। इसके बाद में नेक्स्ट पढ़ते हैं। नेक्स्ट है जो थर्ड रिकमेंडेशन थी बहुत इंपॉर्टेंट, वो थी कि एक बहुत ज्यादा वेल इक्विप्ड सेंट्रल ड्रग लेबोरेटरी होनी चाहिए, है ना, जो कि अगर आपको नहीं याद है तो इसको याद कर लेना, ये कलकत्ता में है, कलकत्ता या कोलकाता कुछ भी लिख देना, है ना। तो ये कलकत्ता में है सेंट्रल ड्रग लेबोरेटरी। तो इन्होंने ही बोला था कि एक बहुत ही अच्छी सेंट्रल ड्रग लेबोरेटरी होनी चाहिए जिसमें बहुत अच्छा स्टाफ होना चाहिए, एक्सपर्ट होने चाहिए और एफिशिएंट और स्पीडिंग वर्किंग होनी चाहिए इस डिपार्टमेंट की। इसमें बहुत सारे जो छोटे छोटे लेबोरेटरीज हैं वो भी इसके गाइडेंस पे अलग अलग शहरों में बना देने चाहिए, यानी अलग अलग शहरों में बहुत सारे और भी ब्रांचेस खुल गए हैं इसी के ही CDL के, जो CDL बोलता है ये लोग करते रहते हैं, ठीक है। तो ये वाली चीजें थी ड्रग इंक्वायरी कमेटी की या चोपड़ा कमेटी की, ये बहुत अच्छे से पढ़ लीजिएगा। इसके बाद में नेक्स्ट है ड्रग बिल आया इसके बाद में, है ना। जो ड्रग बिल है वो भी बेसिकली चोपड़ा कमेटी ने ही बोला था कि ये होना चाहिए, इसके अंदर इंडिया के अंदर होना चाहिए, ठीक है। अब देखिए क्या हुआ था बेसिकली कि गवर्नमेंट जो है ना उसने जो रिकमेंडेशन दी थी ड्रग इंक्वायरी कमेटी की, इन रिकमेंडेशन पे ना गवर्नमेंट ने ज्यादा ध्यान नहीं दिया, ठीक है। गवर्नमेंट ने सोचा हाँ चलो ठीक है कर लेंगे, ये करेंगे वो करेंगे, ज्यादा ध्यान नहीं दिया। अब ज्यादा ध्यान नहीं दिया तो पब्लिक तो ऐसे सहेगी नहीं, तो पब्लिक ने क्या बोला, पब्लिक ने बोला कि देखो हमें तो चाहिए, क्योंकि बहुत सारे लोगों के तो घर के बच्चे बन रहे थे ना ड्रग्स खा खा के, तो और पब्लिक की भी इवन हेल्थ भी खराब हो रही थी क्योंकि उनको गंदी दवाइयां मिल रही थी। तो पब्लिक ने फिर प्रेशराइज किया गवर्नमेंट को कि नहीं हमें तो चाहिए, ये जितनी भी रिकमेंडेशंस हैं करो कुछ, वरना बहुत सारे लोग मर रहे हैं ऐसे ही, ठीक है। तो पब्लिक ने प्रेशराइज करा गवर्नमेंट को और फिर 1937 में जो इंपोर्ट ऑफ ड्रग बिल है वो इंट्रोड्यूस हुआ, मतलब जितनी भी बाहर से दवाइयां आएंगी वो अच्छी क्वालिटी की होंगी, ये वाला इंट्रोड्यूस हुआ था सबसे पहले। क्यों हुआ था, ताकि इंपोर्ट जो हो रहा है ड्रग का बाहर से उस पर कंट्रोल पाया जा सके। इसके बाद में मैन्युफैक्चर, सेल और डिस्ट्रीब्यूशन जो था वो इस बिल में इंक्लूडेड नहीं था। ये बिल सिर्फ किसके बारे में था कि बाहर से जो मेडिसिन आएंगी उनके ऊपर कैसे कंट्रोल पाया जाए, उनके ऊपर हम कैसे कैसे क्या क्या कर सकते हैं, तो इसमें केवल वो वाली चीजें थी, ठीक है। इसके बाद में क्या हुआ, ये जो कमिटी है वही जो ड्रग इंक्वायरी कमिटी है, फिर उसने भी बोला गवर्नमेंट को कि सारी की सारी चीजें जो हैं, यानी कि सेल हो चाहे मैन्युफैक्चर हो, ये चाहे डिस्ट्रीब्यूशन हो, ये सारी की सारी चीजें भी इंपोर्ट वाले में इंक्लूड करो, यानी सिर्फ इंपोर्ट पे आप कंट्रोल करोगे उससे काम नहीं चलेगा, सेल, डिस्ट्रीब्यूशन और मैन्युफैक्चरिंग पर भी कंट्रोल होना चाहिए। इसके बाद में 1940 में जो गवर्नमेंट है उसने बात मान ली कमिटी की और लोगों की, और फिर उन्होंने ड्रग बिल पास करा 1940 में, ठीक है।
ये पास हो गया 1940 में ही। अब ये ड्रग जो है वो इन्फोर्स हो गया 1940 में, और ये जो ड्रग बिल था ना 1940 वाला, ये इसमें ही अमेंडमेंट होते रहे। अमेंडमेंट का मतलब क्या होता है, बदलाव होते रहे टाइम टू टाइम, है ना। जैसे जब भी नई नई चीजें पता चलती गई उसमें और इंक्लूड होती गई, तो उसमें अमेंडमेंट होते रहे। और फिर ये ही वाला जो ड्रग एक्ट था 1940 वाला ही, इसी को ही अब हम DNC एक्ट 1940 बोलते हैं। ठीक है, ये बेसिकली ड्रग एक्ट ही है, बस उसका मॉडिफाइड वर्जन है जो ड्रग एंड कॉस्मेटिक एक्ट 1940 है। ठीक है तो ये हो गई बात अभी ड्रग बिल की। अब ये जो ड्रग बिल है, ड्रग बिल मतलब ड्रग एंड कॉस्मेटिक एक्ट बेसिकली। तो ये जो बिल आया था या ये जो एक्ट आया था, इसके ऑब्जेक्टिव क्या थे, तो इसके ऑब्जेक्टिव थे कंट्रोल करना इंपोर्ट को भी, मैन्युफैक्चर को भी, डिस्ट्रीब्यूशन को भी और सेल को भी, है ना। जबकि पहले सिर्फ और सिर्फ इंपोर्ट ही इंक्लूडेड था, बाकी तीनों चीजें तो थी नहीं, बाद में ये तीनों चीजें भी डाल दी गई। अब जो सेंट्रल गवर्नमेंट है उसने रूल्स बनाती है, वो से मतलब इसके लिए ड्रग एंड कॉस्मेटिक एक्ट के लिए सेंट्रल गवर्नमेंट टाइम टू टाइम रूल्स बनाती रहती है और इसमें डालती रहती है। ठीक है, यही अमेंडमेंट होते रहते हैं टाइम टू टाइम। इसके बाद में हम थोड़े से एक्ट के बारे में और लिख देंगे यहाँ पर, है ना। इतना ही काफी है यहाँ तक ही जितना हमें बोला गया है फार्मास्यूटिकल लेजिस्लेशन में। पर इन ये वाले यहाँ पे जो भी हैं इनके सिर्फ नाम लिख देना, ज्यादा अंदर लिखने की जरूरत है नहीं। ठीक है, क्योंकि जो इंपॉर्टेंट चीजें हैं वो ऑलरेडी डाल दी हैं, बाकी चीजों के सिर्फ और सिर्फ नाम लिख देना आप लोग। तो अदर इंपॉर्टेंट एक्ट के बारे में ऐसे करके ही डाल देना कि इंडिपेंडेंस के बाद में यानी 1947 के बाद में और बहुत सारे एक्ट जो हैं वो भी पास हो गए ड्रग इंक्वायरी कमेटी के रिकमेंडेशंस पर ही। जैसे कि फार्मेसी एक्ट आया था 1948 में। फार्मेसी एक्ट को और फैक्ट्री एक्ट को ना एक साथ याद करना है ना, क्योंकि फाफा से हैं दोनों, फार्मेसी और फैक्ट्री, और दोनों ही 1948 में आए थे। ठीक है, इसके बाद ड्रग एंड मैजिक रेमेडी एक्ट आया था 1954 में। मेडिसिनल एंड टॉयलेट प्रिपरेशन एक्ट आया था 1955 में। इसके रूल आए थे 1956 में। ड्रग प्राइस कंट्रोल ऑर्डर आया था 1979 में, और ये चेंज हुआ था फिर 1987 में। ठीक है, नार्कोटिक एंड साइकोट्रोपिक सब्सटेंस एक्ट आया था 1985 में, और इंडियन पेटेंट एंड डिजाइन एक्ट आया था 1970 में। ठीक है, तो ये था आज का हमारा लेक्चर। आई होप आपको पसंद आया होगा, और वीडियो देखने के लिए थैंक यू। वीडियो पसंद आया हो तो लाइक कर देना, अपने दोस्तों के साथ शेयर कर देना, और अगर चैनल को अभी तक सब्सक्राइब नहीं किया है तो वो भी कर दीजिएगा।